This video is about ecosystem, and we can also use the term ecological system, both having the same meaning. Before describing the ecosystem in details, मैं सबसे पहले इकोलॉजी को डिफाइन कर रहा हूँ, और मोस्ट कॉमनली हम लोग इकोलॉजी को डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, कि कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ किस पर्टिकुलर मैनर में इंटरेक्शंस शो कर रहा है, इसकी साइंटिफिक स्टडी को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज एन इकोलॉजी। बट इकोलॉजी को आप मोर कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन कर सकते हो, और इसे कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया जा सकता है एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच डिस्क्राइब्स हाउ लाइफ सर्वाइव्स एंड ग्रो इन रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में लाइफ कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, इसकी साइंटिफिक स्टडी को आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज एन इकोलॉजी। तो आप एक जनरल डेफिनेशंस भी आप यूज कर सकते हो, और मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ये मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है। देखो, जब भी आप इकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते हो तो वहाँ एक टर्म मोस्ट कॉमनली यूज में आता है, दैट इज द इन्वायरमेंट। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज इन्वायरमेंट? हम इन्वायरमेंट को डिफाइन कैसे करें? आपके सराउंडिंग में जो कुछ प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू कंप्राइज द इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट में लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट, इट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, दोनों इंक्लूडेड है। तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। एक और टर्म है जिसको कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द इकोलॉजिकल फैक्टर, और वी कैन यूज द टर्म लाइक द इको फैक्टर। एनी फैक्टर, चाहे उसका नेचर बायोटिक हो, एबायोटिक हो, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आप उसे कैटेगराइज करते हो एज एन इन्वायरमेंटल फैक्टर के तौर पर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स is any factor of biotic or abiotic nature that influences the living organism are considered the environmental factor. Now we will understand about the level of biological organization. देखो, जब भी आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करते हो तो इकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मालूम है कि what are the different levels of biological organization. There are the three levels of biological organization. One is individual organism, second is population, third is community. तो जब आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करते हो तो थ्री लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को आप डिस्क्राइब करते हो। Either you consider individual organism और पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को आप डिफाइन करते हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एट ए पर्टिकुलर प्लेस। सिमिलरली, जब आप कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हो तो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो जब आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कंसिडर करते हो तो दैट इज अ पॉपुलेशन। बट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज at a particular place, that is going to form the community. तो level of biological organization आप थ्री शो करते हो, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। और जब आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्री लेवल शो करते हो तो फिर इकोलॉजिकल स्टडी या तो आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करते हो, या आप पॉपुलेशन के लेवल पे परफॉर्म करते हो, या आप फिर कम्युनिटी के लेवल पे परफॉर्म करते हो। क्योंकि These are the three levels of organization जिसके आधार पर आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ टर्म अप्लाई किया हूँ पॉपुलेशन, बट इस टर्म का मीनिंग इकोलॉजी में और जेनेटिक्स में डिफर करता है। इन केस ऑफ द इकोलॉजी, जब आप पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हो तो पॉपुलेशन इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर प्रेजेंट है, तो दैट इज द पॉपुलेशन। बट इन केस ऑफ द जेनेटिक्स,
जब आप पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो तो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर ग्रुप्स। तो इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर्स। तो जब आप इकोलॉजी में पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो तो यहां इंटरब्रीडिंग टर्म आप अप्लाई नहीं करते हो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में आप बात नहीं करते हो। बट जब आप जेनेटिक्स में पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो तो आपको इस बात को मेंशन करना है या आप ये मान करके चलते हो कि पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज विच इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इन इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स। देखो, आपने बहुत सारे लिटरेचर में देखा होगा जब लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब किया जाता है तो वहाँ एक लेवल ऑर्गेनिज के तौर पर मेंशन होता है, एक लेवल पॉपुलेशन के तौर पर मेंशन होता है, एक लेवल कम्युनिटी के तौर पर मेंशन होता है, एक लेवल बायोम्स के तौर पर मेंशन होता है। तो बट बायोम इज नॉट ए लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तो सिर्फ 3 ही लेवल है, ऑर्गेनिज, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। बायोम जिसको एक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मेंशन किया जाता है, दैट इज नॉट करेक्टली ए लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बायोम इज बेसिकली द लार्ज कम्युनिटी। जब आप किसी कम्युनिटी को लार्ज स्केल में डिस्क्राइब करते हो तो दैट इज गोइंग टू फॉर्म द बायोम। इट मीन्स बायोम कोई एक सेपरेट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बट एक लार्ज कम्युनिटी को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए बायो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां इन 2 फिगर में एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को शो किया और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को शो किया, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होता है और उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स उस रीजन में प्रेजेंट है उसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज बेसिकली ए कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रेजेंट है। सिमिलरली, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज ए कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रेजेंट है। तो बायोम इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि ये एक सेपरेट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप बायोम को डिफाइन कर सकते हो, ए डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जैसा कि मैं यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के केस में या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के केस में शो कर रहा हूँ। एक डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है दैट इंक्लूड्स बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रेजेंट है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बायोम। देखो, जब आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करते हो तो इकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें लेवल को डिफाइन करना होगा कि हम किस लेवल पर इकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करना चाहते हैं। देखो, आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। कोई एक सिंगल इंडिविजुअल को आपने कंसिडर किया, ये इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन शो कर रहा है और उस इंटरेक्शन से इस इंडिविजुअल का ग्रोथ, बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। द सेकेंड, आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। जैसे मैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर को कंसिडर किया जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट है और ये पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, उस इंटरेक्शन के कारण ये पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे अफेक्टेड हो रहा है, पॉपुलेशन किस पर्टिकुलर मैनर में चेंज हो रहा है। आप इस लेवल पर इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर सकते हो। एक और लेवल है जहां आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कंसीडर कर रहा हूँ, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ मैं डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर को शो कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ये प्रेजेंट है, आपस में इंटरेक्शन शो कर रहा है, साथ साथ ये इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ मैंने इंडिविजुअल को कंसिडर किया, यहाँ मैंने पॉपुलेशन को कंसिडर किया, यहाँ मैं कम्युनिटी को कंसिडर किया। तो आप इकोलॉजिकल स्टडी इंडिविजुअल के लेवल पर भी परफॉर्म कर सकते हो,
इकोलॉजिकल स्टडी आप पॉपुलेशन के लेवल पर परफॉर्म कर सकते हो, इकोलॉजिकल स्टडी आप कम्युनिटी के लेवल पर परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर मैं इंडिविजुअल के लेवल पर इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करता हूँ तो इसे कहेंगे ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। और इस ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं द फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फीचर्स किस पर्टिकुलर मैनर में चेंज हो रहे हैं। आप ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी के अंदर इस पैरामीटर को स्टडी करते हैं। सेकेंड है द पॉपुलेशन इकोलॉजी। इन केस ऑफ द पॉपुलेशन इकोलॉजी वी स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ, और हम लोग ये भी स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों और कैसे चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इन केस ऑफ द कम्युनिटी इकोलॉजी इस बात को हम लोग स्टडी करते हैं कि कम्युनिटी का कंपोजिशन, कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी का डेवलपमेंटल प्रोसेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, कैसे अफेक्टेड हो रहा है। तो दीज आर द 3 लेवल ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। या तो आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर सकते हो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर, या पॉपुलेशन के लेवल पर, या कम्युनिटी के लेवल पर। अगर आप किसी बायोम की इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो बेसिकली आप एक कम्युनिटी की इकोलॉजी को परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि बायोम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप किसी बायोम के इकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म कर रहे हो तो इट मीन्स आप एक कम्युनिटी की इकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म कर रहे हो, इट मीन्स आप कम्युनिटी इकोलॉजी परफॉर्म कर रहे हो। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। 2 टर्म्स कॉमनली इकोलॉजी की बुक में आप इनकाउंटर करते हो, वन इज द ऑट इकोलॉजी। देखो, अगर आप किसी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, या आप एक पर्टिकुलर स्पीसीज के रिस्पेक्ट में आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द ऑट इकोलॉजी। या तो आप इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में, या आप पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, या एक पर्टिकुलर स्पीसीज के रिस्पेक्ट में आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज द ऑट इकोलॉजी। द सेकेंड, इट इज द सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी इज ऑल्सो टर्म्ड एज द कम्युनिटी इकोलॉजी। जब आप इकोलॉजिकल कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करते हो तो दैट इज द सीन इकोलॉजी। तो अगर मैं ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी की बात करता हूँ तो दैट कम्स अंडर द ऑट इकोलॉजी। अगर मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करता हूँ दैट कम्स अंडर द ऑट इकोलॉजी। अगर मैं कम्युनिटी इकोलॉजी की बात करता हूँ तो दैट इज द सीन इकोलॉजी। टर्म्स की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑट इकोलॉजी के अंदर आप क्या स्टडी कर रहे हो, सीन इकोलॉजी के अंदर आप क्या स्टडी कर रहे हो, हाउ द बायोम इज डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलेशन, हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी। ये टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप इकोलॉजी या इकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम। देखो, इस फिगर में मैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम को शो किया हूँ। यू कैन कंसिडर इट एज ए पॉन्ड इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम, देयर इज नो डिफरेंस। अगर पॉन्ड इकोसिस्टम है तो उनका साइज छोटा होगा, अगर लेक इकोसिस्टम है तो साइज लार्जर होगा, बट ओवरऑल कंडीशंस विल बी सेम, बोथ बिलोंग्स टू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अगर मैं पॉन्ड या लेक को एक इकोसिस्टम के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ तो आप देखो इस इकोसिस्टम की अपनी एक बाउंड्री है, एक फिजिकल बाउंड्री है, और इस फिजिकल बाउंड्री के अंदर वाटर में बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट और बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट। ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। पहली बात तो है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो आपस में इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के भी साथ इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ आप एक कम्युनिटी को कंसिडर कर रहे हो और उस कम्युनिटी के मेंबर आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और एबायोटिक कंपोनेंट के भी साथ इंटरेक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, और एक फंक्शनल यूनिट के तौर पर ये बिहेवियर शो कर रहा है। ये पूरा का पूरा पॉन्ड या लेक एक फंक्शनल यूनिट के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको डिस्क्राइब करोगे एज एन इकोसिस्टम। अब मैं इकोसिस्टम के डिफिनीशन को यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ इकोसिस्टम का एक ब्रॉड डिफिनीशन को फॉलो कर रहा हूँ।
इट इज ए फिजिकली डिफाइंड स्पेस, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि यहाँ आप एक बाउंड्री शो कर रहे हो, comprising all the organisms which are interacting with one another and with their physical environment. Obviously इस particular lake या pond में different individuals के आप population को consider करोगे, it means that is going to represent the community, और ये पूरा का पूरा जो pond है या lake है एक functional unit के तौर पर behavior show कर रहा है, तो you will describe the pond or lake as an ecosystem. So a physically defined space comprising all the organisms which are interacting with one another and with the physical environment and acts as a functional unit comprises the ecosystem. So this is the broad definition of the ecosystem. आप इसी particular definition को आप follow करना. देखो जब आप बायोस्फीयर को डिस्क्राइब करते हो तो बायोस्फीयर इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम, क्योंकि अगर मैं यहाँ अर्थ एज ए प्लैनेट के तौर पर शो कर रहा हूँ, इस अर्थ के सरफेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और सरफेस से कुछ मीटर नीचे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, और सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में अप टू ए पर्टिकुलर हाइट यहाँ भी सर्टेन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. तो बायोटिक कंपोनेंट सरफेस पर भी प्रेजेंट है, बायोटिक कंपोनेंट सरफेस से कुछ मीटर नीचे भी प्रेजेंट है, और बायोटिक कंपोनेंट सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उस एटमॉस्फेयर में भी सर्टेन किलोमीटर तक प्रेजेंट है. जब आप इस अर्थ और इस अर्थ को सराउंड करने वाले इन एटमॉस्फेयर में उस पर्टिकुलर हाइट तक जहां तक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर आप उससे कंसीडर करते हो तो उसको आप डिस्क्राइब करते हो बायोस्फीयर के तौर पर. इट मीन्स कि आप जब किसी इकोसिस्टम को प्लैनेटरी लेवल पर डिस्क्राइब करते हो तो दैट इज द बायोस्फीयर. और जैसे यहां मैं अर्थ एज ए प्लैनेट के तौर पर कंसीडर किया हूं, और इस प्लैनेटरी लेवल पर जब मैं इकोसिस्टम को कंसीडर कर रहा हूं तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा बायोस्फीयर. तो इकोसिस्टम ऑन ए प्लैनेटरी स्केल इज कंसीडर एज ए बायोस्फीयर और इकोस्फीयर. तो मैं बायोस्फीयर को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं बायोस्फीयर को एक इकोसिस्टम के तौर पर कंसीडर करूंगा और इसे मैं प्लैनेटरी लेवल पर कंसीडर करूंगा. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि जब भी आप किसी इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करते हो तो इकोसिस्टम के केस में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. ऑल इकोसिस्टम्स आर ओपन सिस्टम्स. कोई भी इकोसिस्टम आप कंसीडर करो, चाहे वो इकोसिस्टम काफी छोटा हो, बड़ा हो, मैन मेड हो, नेचुरल हो, ऑल इकोसिस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सिस्टम. अब जब आप किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम को कंसीडर करते हो तो थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए आप बाउंड्री को मेंशन करते हो. ये बाउंड्री रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है. उसी तरह से इकोसिस्टम को अगर आप एक सिस्टम के तौर पर कंसीडर कर रहे हो तो इसकी भी अपनी बाउंड्री होगी, और ये बाउंड्री रियल भी हो सकता है, और इस बाउंड्री को आप एक इमेजिनरी बाउंड्री के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हो. अब इस बाउंड्री के अक्रॉस अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, तो आप इस सिस्टम को एज ए ओपन सिस्टम के तौर पर कंसीडर करोगे. और अर्थ पर जितने भी डिफरेंट इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं, ऑल इकोसिस्टम्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम. सारे इकोसिस्टम ओपन सिस्टम का एग्जांपल है. मैं किसी स्पेसिफिक इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं. जितने भी इकोसिस्टम्स इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, आप उन्हें ओपन सिस्टम के तौर पर कंसीडर करते हो, क्योंकि जो इकोसिस्टम की बाउंड्री है वो बाउंड्री एनर्जी के भी एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है और मटेरियल के एक्सचेंज को भी अलाउ कर रहा है, दोनों के एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है. जब भी किसी इकोसिस्टम की बाउंड्री को डिस्क्राइब करते हो तो वो बाउंड्री रियल भी हो सकता है और आर्बिट्रेरी या इमेजिनरी भी हो सकता है. अब ये जरूरी नहीं है कि हर इकोसिस्टम की अपनी एक रियल बाउंड्री प्रेजेंट हो. आप डिफाइन कर सकते हो, एक इमेजिनरी बाउंड्री भी आप किसी इकोसिस्टम के केस में डिफाइन कर सकते हो. जब आप किसी इकोसिस्टम को कंसीडर करते हो तो उस इकोसिस्टम का अपना एक टेम्पोरल डायमेंशन होता है, क्योंकि इकोसिस्टम एक डायनामिक एंटिटी है. आप इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट शो करते हो, और बायोटिक कंपोनेंट के प्रेजेंट होने के कारण इकोसिस्टम एक डायनामिक एंटिटी के तौर में बिहेवियर शो करता है.
और अगर बायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होने के कारण डायनामिक एंटिटी शो करता है तो टाइम के साथ इस पर्टिकुलर सिस्टम में वेरिएशन भी डेवलप होगा। तो उसी कंडीशंस को मैं यहाँ मेंशन किया हूँ कि किसी भी इकोसिस्टम का आप एक टेम्पोरल डायमेंशन को शो करते हो। और टेम्पोरल डायमेंशन क्यों शो करते हो? क्योंकि इकोसिस्टम टाइम के साथ चेंज होता है। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सपोज आज से 50 इयर्स बैक एक पॉन्ड इकोसिस्टम प्रेजेंट था और आफ्टर 50 इयर्स के बाद यहाँ एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेवलप हो गया। हो सकता है आफ्टर 200 इयर्स के बाद यहाँ एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप हो जाए। तो इकोसिस्टम का टेम्पोरल डायमेंशन होता है, टाइम के साथ ये चेंज होता है। इकोसिस्टम का स्पेशियल डायमेंशन भी होता है, क्योंकि आप जब इकोसिस्टम के साइज को डिफाइन करते हो तो इकोसिस्टम का कुछ भी साइज हो सकता है। अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा हूं तो दिस टेस्ट ट्यूब कैन बी कंसिडर एज एन इकोसिस्टम, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में अगर मैं बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा हूं तो बैक्टीरिया बायोटिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑब्वियसली ए बायोटिक कंपोनेंट के साथ ए इंटरेक्शन शो कर रहा है, अपनी ग्रोथ को परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ए इकोसिस्टम। अगर मैं किसी पॉन्ड को कंसिडर कर रहा हूं तो पॉन्ड ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट एन इकोसिस्टम। अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कंसिडर करता हूं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट द इकोसिस्टम। या अगर मैं पूरे अर्थ को एक इकोसिस्टम के तौर पर कंसिडर करता हूं तो उस कंडीशन में आप उसको डिस्क्राइब करते हो एज ए बायोस्फीयर। तो इकोसिस्टम का कुछ भी साइज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम इकोलॉजिकल स्टडी को परफॉर्म करते समय क्या साइज कंसिडर कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर आप इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में आप इकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि इकोसिस्टम का साइज क्या होगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि इकोसिस्टम एक डायनामिक सिस्टम होता है। ऑब्वियसली ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर आप सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी शो करते हो। जैसे अगर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार वहां सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सेल्फ रेगुलेशन वाले प्रोसेस को शो करता है। तो इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ रेगुलेटेड डायनामिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इकोसिस्टम में दो इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप मेंशन करते हो जिसको आप इकोसिस्टम के फंक्शंस के तौर पे भी डिस्क्राइब करते हो। उनमें से एक है एनर्जी फ्लो और दूसरा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दीज टू आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। आप चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम कंसिडर करो, चाहे स्मॉल, चाहे लार्ज, चाहे नेचुरल, चाहे मैन मेड, एवरी इकोसिस्टम के केस में आप फ्लो ऑफ एनर्जी और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स को आप मेंशन करते हो, जिनके कारण उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो आपस में एक दूसरे से अगर इंटरकनेक्टेड है तो इन्हीं दो फंक्शंस के कारण इंटरकनेक्टेड, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। और इस बात को आप थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टडी भी किया है कि किसी भी सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप किसी इकोसिस्टम को कंसिडर करते हो तो इकोसिस्टम भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इकोसिस्टम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस कंडीशन में इकोसिस्टम के सस्टेनेंस और मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हु विल प्रोवाइड द एनर्जी? तो अर्थ पर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम के सस्टेनेंस और मेंटेनेंस के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडर है दैट इज द सन। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम कर रहा है। इट मीन्स कि अगर सनलाइट अगर अर्थ पर आना बंद हो जाए तो अर्थ पर कोई भी इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं करेगा। कुछ इकोसिस्टम के सस्टेनेंस के लिए अदर सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आप हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ जियोकेमिकल एनर्जी उस इकोसिस्टम के सस्टेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है। बट मैं मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ जो अर्थ पर प्रेजेंट है और उनके सर्वाइवल के लिए एनर्जी सन से प्रोवाइड होती है।
इट मीन्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर आप सन को कंसिडर करते हो. नाउ आई एम गोइंग टू क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम्स. हालांकि इकोसिस्टम्स जो अर्थ पर प्रेजेंट है उन्हें क्लासीफाई करना डिफिकल्ट, तो इसलिए मैं ब्रॉड पैरामीटर के आधार पर इकोसिस्टम्स को क्लासीफाई कर रहा हूँ. अगर आप इकोसिस्टम को क्लासीफाई करते हो तो आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैनमेड, जिसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के तौर पे भी डिस्क्राइब करते हैं. मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को बाद में डिस्क्राइब करूंगा, पहले मैं नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करता हूँ. और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के तौर पर आप एक्वेरियम को कंसिडर कर सकते हो. जितने भी कल्टिवेटेड लैंड्स हैं उन कल्टिवेटेड लैंड्स को आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की कैटेगरीज में रखते हो, क्योंकि वो मैन मेड इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मैन के द्वारा ही मैनेज्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. तो दैट कम्स अंडर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. इवन द स्पेसक्राफ्ट दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. बट जब आप नेचुरल इकोसिस्टम कंसिडर करते हो तो नेचुरल इकोसिस्टम को आप ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. अर्थ का 70% एरिया वाटर से ऑक्युपाइड. इट मीन्स एक्वाटिक इकोसिस्टम का साइज काफी लार्ज, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का साइज एज कंपेयर टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम काफी छोटा है. इन केस ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आप ब्रॉडली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम को आप स्टडी करते हो, या तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, या ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या डेजर्ट इकोसिस्टम. और ये मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिडर करते हो तो वहाँ हाई डेंसिटीज ऑफ ट्री आप शो करते हो. और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के भी डिफरेंट सब टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट. आप डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट को शो करते हो. बट अगर आप किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कंसिडर करते हो तो वहाँ हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज आप शो करते हो. सिमिलरली अगर मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम को कंसिडर करता हूँ तो दैट इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेज. अब यहाँ भी आपको सेवरल डिफरेंट टाइप्स मिल सकता है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो सकता है, टेम्परेट ग्रासलैंड हो सकता है, एंड थर्ड कैटेगरी इज डिजर्ट. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आप ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट. एक्वाटिक इकोसिस्टम को ब्रॉडली आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, आदर द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या मेरीन इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के केस में सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है, 0.5 ppt और उनसे भी कम. और मेरीन इकोसिस्टम के केस में सॉल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है. और मेरीन इकोसिस्टम के केस में आप एग्जाम्पल के तौर पर ओशन, एस्चुरीज को शो करते हो, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एवरेज सॉल्ट कंसंट्रेशन आप 35 ppt शो करते हो. तो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप एक्वाटिक इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेरीन इकोसिस्टम में डिवाइड करते हो. और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी फर्दर 2 कैटेगरीज आप शो करते हो, वन इज द लोटिक एंड सेकेंड इज द लेंटिक, डिपेंडिंग ऑन कि वाटर फ्लो कर रहा है या वाटर स्टैग्नेंट. अगर वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन शो कर रहा है तो उसे डिस्क्राइब करते हैं लेंटिक. अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसे डिस्क्राइब करते हैं लोटिक. तो दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम. आप क्लासीफाई करते हो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल के अंदर आप टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल के अंदर आप फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, और एक्वाटिक के अंदर आप फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर. फ्रेश वाटर के अंदर या तो लोटिक या लेंटिक इकोसिस्टम के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो.